नमस्कार, जय हिंद बच्चों। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का मिशन 95 अबव। जी हाँ बच्चों, 95 अबव का हम टारगेट लेके चलेंगे। टॉपिक को इस क्लियरिटी के हिसाब से पढ़ाने का अपना टारगेट होगा कि बच्चा बिना किसी बुक को उठाए, बिना किसी और जो मटेरियल पे जाए, अपने आप को 95 अबव से ले जाने के लिए काबिल समझेगा। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, मैं आपको 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट कराने वाला हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ कराने वाला हूँ। बिल्कुल 1% दिक्कत नहीं होने दूँगा, क्योंकि हम करेंगे एजुकेशन न्यू पॉलिसी जो आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो इसी साल से अब जो अप्लीकेबल होने वाली है उसके हिसाब से, क्योंकि अब कंसेप्ट क्लियरिटी पे ज़्यादा ध्यान सरकार का भी है और बच्चों का भी होना चाहिए। तो भाई साहब नई शर्ट के साथ तुम्हारा भाई आ गया है ना, अपना हिस्ट्री पॉलिटिक्स को लेके आ गए हैं। और आज मैं बता देता हूँ, हंसी मजाक में किस्से कहानियों में हिस्ट्री को, पॉलिटिक्स को ऐसा ख़त्म कर देंगे। और आज के जब मैं इन चीज़ों को करंट से रिलेट करूँगा तो आपका जो किताबी नॉलेज है उससे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हम अपने आप को बना देंगे। और बात ऐसी दिक्कत की है नहीं, तुम्हारा भाई कलाकार बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप सेकंडों के भीतर बना के दिमाग में ऐसा घुसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज में थोड़ा सा हरियाणवी टोन आ सकता है तो उसकी तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हंसी मजाक में पढ़ाई होती चाहिए। क्योंकि देखो भाई, बच्चे होते हैं दो तरह के, होशियार और नालायक। नालायक कोई नहीं होता, लेकिन मैं बता देता हूँ नालायक किसको कहा जाता है, जिसका या तो पढ़ने का मन नहीं करता या फिर पढ़ने का मन करता है समझ में नहीं आता। तो उस चीज़ की टेंशन अपने भाई के ऊपर छोड़ दो। अगर समझ में नहीं आता तो उसकी भी प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो है, क्योंकि हम ऐसा समझाएंगे। क्योंकि समझाने के लिए कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई फॉर्मूले रटवाने हैं, कुछ करवाना है। कहानी के तौर पर ऐसा पढ़ाएंगे दिमाग से भूल नहीं पाओगे चाह कर भी, क्योंकि किससे कहानियाँ किसको अच्छे नहीं लगते, हर किसी को अच्छे लगते हैं। तो एक प्रॉब्लम दूर होगी कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया है। और दूसरा समझ में नहीं आता, उसका अब तुम कह रहे थे मन नहीं लगता, तो मन नहीं लगता तो किससे कहानियों में किसका मन नहीं लगता, वो बहुत अच्छे से कराएंगे। अब आज से हम अपनी, भाई साहब मैं दोबारा इसे बता रहा हूँ, अपनी नई शर्ट के साथ, नए पेन के साथ त्यागी जी आ गए हैं। चलो, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं। भाई साहब मेरा नाम है आशीष त्यागी और मैं एक यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। तो हिस्ट्री पॉलिटिक्स पे अपनी बहुत अच्छी पकड़ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलो भैया शुरुआत करते हैं किस चीज़ पे। देखो मैं पहले ही बताता हूँ, राइटिंग के लिए बिल्कुल त्यागी जी डॉक्टर साहब को माफ़ करेंगे, ठीक है। कोई भी डॉक्टर भी अपनी राइटिंग को नहीं पहचान सकता, ठीक है। मैं उनकी नहीं पहचान सकता, वो मेरी नहीं पहचान सकते, क्योंकि राइटिंग बहुत खतरनाक है। और वो इसलिए है क्योंकि अपनी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है लिखने के लिए। चलो भैया, आज हमारी बुक पॉलिटिक्स से शुरू करते हैं। बुक का नाम क्या है हमारा? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? नाम से यही समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में अब हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि भाई इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी है, इंडिया में चुनाव कैसे होंगे, इंडिया में सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कुछ हम सब पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब जो अभी के टाइम पे, ठीक है, अभी के भारत के दुनिया में क्या भारत की स्थिति है, दुनिया में पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, कब से इस पॉलिटिक्स का दुनिया का उदय हुआ है। देखो दोस्तों, अब जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बारे में बताने से पहले जो बुक में दिया हुआ है उसमें कोल्ड वॉर के बारे में बताया हुआ है। और ज़्यादातर ये बोल देंगे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो भाई साहब मैं इस चीज़ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि आपने किस क्लास में पढ़ा होगा। हम विश्वास करते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे बिल्कुल ऐसा पढ़ाएंगे कि चैप्टर में कहीं पर दिक्कत ही ना हो। अब कोल्ड वॉर की बात होती है तो बुक में क्या लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और एक अलाई होता है, एक एक्सिस होता है, उन दोनों के आपस में जो है आइडियोलॉजी को लेकर या फिर अपने जो दिक्कत होती है। लेकिन उसकी कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सेकंड वर्ल्ड वॉर को भी ऐसा क्लियर करेंगे कि कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले बताता हूँ हमारा हर वीडियो में क्या मोटिव होगा कि हम हर टर्म को बहुत अच्छे से समझे। तो मैं पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले, हालांकि मैं इस चैप्टर को पूरे को आज ही शुरू करके आज ही खत्म भी कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा मेन मोटिव रहेगा कि आपको सारी चीज़ें, जिसको जो पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका मन भी लगे, और जिसको समझ में नहीं आता उसको समझ में भी आए। तो वीडियो या तो मैं एक 45 मिनट 50 मिनट के आसपास का बना सकता हूँ, या मैं 2 वीडियो 20-20 22-22 मिनट के बना दूंगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से डिटेल में जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है। तो भाई कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कोल्ड वॉर, ठीक है। अब मैं राइटिंग तुम देख चुके हो, राइटिंग के लिए स्टार बहुत हमेशा मिलेगा मेरे के लिए, ठीक है, तो स्टार पहले मिल जाएगा।
तो बात करते हैं कहाँ से, व्हाट इज कोल्ड वॉर। भाई ठंडी वॉर की बात हो रही है यहाँ पे। अब ठंडी वॉर का मतलब होगा कि एक दूसरे से जब लड़ाई होगी तो ये एक दूसरे के ऊपर आइस क्यूब फेंकेंगे, ठीक है। उधर से आइसक्रीम आएगी, इधर से आइस क्यूब जाएगा, ठीक है। अमेरिका उधर से फेंकेगा, ले भाई आइस क्यूब मारेगा, ठीक है, सिर में मारेगा इनके तो रसिया वालों के, उधर से रसिया आइसक्रीम फेंक के मारेगा, भाई इसी में डूब के तुम आपस में लड़ाई करो। अरे ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। कोल्ड वॉर का नाम ही सिर्फ कोल्ड वॉर है, लेकिन इसका मतलब क्या है, वॉर का मतलब होता है युद्ध, ठीक है भैया, युद्ध होता है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में चलेगा, अपना हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपना वॉर का मतलब युद्ध होता है, लेकिन कोल्ड वॉर जब इसके आगे लग गया, इसका मतलब है कि युद्ध होने की स्थिति में है या युद्ध हो भी रहा है, लेकिन उसने वो वाला खतरनाक रूप नहीं लिया है कि जिसमें एक दूसरे के ऊपर बमबारी हो रही है या फिर तोपें छोड़ी जा रही है, किसी भी तरह का एक जो है अटैक जो होगा इसमें वो खतरनाक रूप नहीं लेगा। युद्ध की स्थिति बनी हुई है, दोनों एक दूसरे की तरफ। ये आज तक दुनिया में अब हुआ था, ये एक बहुत लंबे समय की एक प्रक्रिया थी जिसको कोल्ड वॉर बोला गया, लेकिन वो असली वॉर में कभी तब्दील नहीं हुआ। अब देखो हॉट वॉर भी होता होगा, ठीक है, कोल्ड भी है, हॉट भी है, नॉर्मल भी है, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। अरे ऐसा नहीं है, कोल्ड वॉर की बातें करते हैं। तो कोल्ड वॉर का मतलब हमें समझ में आ गया कि युद्ध हो नहीं रहा है, लेकिन युद्ध की स्थिति पूरी बनी हुई है, कभी भी हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा युद्ध, ये हमें पढ़ना है। किसके बीच में हो रहा है, ये हमें पढ़ना है। और इसका रीज़न क्या था, क्या क्या इसमें खासियत थी, क्या क्या इसमें जो इसके दौरान जो घटनाएं हुई, वो हम पूरा इस वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो भाई कोल्ड वॉर सबसे पहले हुआ किस के बीच में। भाई आपने एक यूएसए का नाम तो सुना होगा। यूएसए किसका भाई, ट्रम्प चचा वाला? नहीं, ट्रम्प चचा जा चुके हैं। यूएसए अब कौन सा, ताऊ बाइडन वाला, जी हाँ, बाइडन ताऊ वाला। और यूएसएसआर आज के टाइम में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अब ये रशिया बन चुका है। लेकिन आज के टाइम का रशिया यानी कि पुतिन वाला, जी हाँ, पुतिन वाला यूएसएसआर और ताऊ बाइडन वाला कौन सा, यूएसए। इन दोनों के बीच में लड़ाई आज के ज़माने में भी आप देखते होंगे, न्यूज़ में भी या कभी भी, हमेशा इन दोनों में टेंशन छिड़ी रहती है, एक दूसरे के ऊपर ये विवाद होता ही रहता। कभी ये इस पर सैंक्शन लगा देता, कभी ये इसको गाली बक देता है। इनका दोनों का आपस में चलता रहता है, मियाँ बीबी की तरह झगड़ते रहते हैं, ठीक है, बदतमीज लोग हैं दोनों के दोनों। और इसी में निकल के आएगा इंडिया का इस पर क्या रूप रहा था। देखो भाई आज भी तुम देखते होगे कि मोदी जी कहीं पे जाते हैं कैंपेन करने, या वो इंटरनेशनल कुछ भी समिट होती है, उसमें मोदी जी के क्या होता है, सुबह के टाइम हम अमेरिका से भी बातें कर लेते हैं, शाम को हम यूएसएसआर से ही बातें कर लेते हैं, हमारी चीन के साथ भी मीटिंग होती है, हमारी कोरिया साउथ कोरिया के साथ भी होती है, ठीक है। तो ये सारी बात आ गई कि इन सब की आपस में लड़ाई है और इंडिया इन सबसे बातें कर लेता है। तो यहीं से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी उजागर होगी दोस्तों। आज के ज़माने में जो इंडिया का जो चला, देखो बुक का नाम ही क्या था, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि आज के ज़माने में इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो इन्हीं हिसाब से, इंडिया जब आज़ाद हुआ था, ये दबे की बातें हैं, तो इंडिया ने उस टाइम पे क्या स्टैंड लिया था, क्या आज इंडिया की उसमें उसकी वजह से इंडिया क्या स्टैंड अब रहता है, सब कुछ हम इसमें पढ़ लेंगे इस चैप्टर में। तो कोल्ड वॉर का मतलब समझ में आ गया कि युद्ध हो गया है, लेकिन युद्ध का रूप नहीं लिया है, अभी हथियारों का युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हो बात को, युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन युद्ध की पूरी टेंशन बनी हुई है, कभी भी छिड़ सकता है किसी भी तरफ से हल्की सी गलती, यानी कि दुनिया तबाह। जी हाँ, तीसरा विश्व युद्ध होता ही अगर होता तो, और दुनिया तबाह हो जाती, क्योंकि दोनों देश हजारों में अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब रख चुके थे। अब सारी कहानी कहाँ से आती है, न्यूक्लियर बॉम्ब की बातें आ गई भाई, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या सीन है, देखो भैया, अब इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। अब ये सारी बातें बार बार बुकों में ये लिखा होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड होने के बाद ये कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों भाई, वर्ल्ड वॉर सेकंड का क्या सीन है, ये तो बुक में बताया ही नहीं। देखो हम बता देते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या था। एक तरफ आपको पता है कि भाई हिटलर, ठीक है, छोटी मूंछ वाला जो वो अंकल हुआ करता था, ठीक है, चार्ली चैपलिन जैसा, उस भाई ने पूरी दुनिया को बिल्कुल अपना परेशान करके रखा था। उसके पीछे का रीज़न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी, और जो अपनी खुद की जो क्या बोलते हैं, एक दूसरे के रिलीजन के खिलाफ भी कुछ था, लेकिन हम उसके डिटेल में जाएंगे तो भाई साहब वीडियो लंबी हो जाएगी और उसका कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो हम क्या बोले, एक साइड क्या था वर्ल्ड वॉर में, एक साइड अलाइड था, ठीक है, एक साइड एक्सिस थे, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो थे अमेरिका और ये यूएसएसआर, दोनों के दोनों अलाइड के अंदर थे, लेकिन जैसे युद्ध खत्म होता है, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये अलाइड वाले जीत जाते हैं। एक्सिस वालों में कौन था, एक्सिस वालों में भाई जर्मनी था, ठीक है, एक्सिस वालों में इटली था, एक्सिस वालों में जापान था, ठीक है, ये सारे एक्सिस में थे। और इसमें कौन था, यूएसए था, यूएसएसआर था, ठीक है, ब्रिटेन था, और क्या था, फ्रांस था, ये सारे इनकी तरफ थे, और तो थी दुनिया छोटे मोटे। लेकिन यूएसएसआर और इन दोनों में आपस में लड़ाई कैसी होगी, जैसे ये युद्ध खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, इन दोनों का तो अब आपस में लड़ाई रही नहीं, ये हार चुका है। अब इन दोनों में आपस में क्यों लड़ाई छिड़ गई, देखो भाई साहब, युद्ध छिड़ने के खत्म होने के बाद अब जो जीतने वाली पार्टी के दो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश होंगे, वो आपस में इस चीज़ के लिए लड़ेंगे कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली या तू ज़्यादा शक्तिशाली, ठीक है। अब ये आइडियोलॉजी का भी डिफरेंस है। आइडियोलॉजी क्या होती है, आइडियोलॉजी भी हमें पता चल जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा, चैप्टर में 4 चांद लग जाएंगे, और एक चांद तो हम बना ही देते हैं, ठीक है। एक चांद ऐसे ही होता होगा भाई, चंदा मामा,
एक चांद हमने बना दिया है। देखो बीच बीच में मैं ऐसी बकवासें कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चंदा मामा बना दिए हैं। तो भाई साहब ये कहाँ पे थे हम, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो चुका है, अलाइड में यूएसए में यूएसएसआर में आपस में एक दूसरे का डोमिनेंस दिखाने के लिए कि दुनिया में सबसे बड़ा शहंशाह कौन है, इन चीज दोनों में लड़ाई हो रही है, आइडियोलॉजी की दोनों में लड़ाई हो रही है। आइडियोलॉजी का मतलब कि यूएसएसआर बोलता है कि सोशलिज्म कम्युनलिज्म ये दोनों ही पूरी दुनिया के लिए ठीक है, ये सबसे अच्छा गवर्नमेंट चलाने का तरीका है। अब देखो भाई सोशलिज्म क्या बोल दिया, कम्युनलिज्म क्या बोल दिया, अब यूएसए बोलता है कि कैपिटलिज्म, ये क्या क्या बोल दिया, देखो भाई मैं बताता हूँ। पूंजीवाद, यूएसए बोलता है कि पूंजीवाद से दुनिया अच्छे से चलेगी, पूंजीवाद कैपिटलिज्म होता है। इसका मतलब कि भाई साहब कि एक दूसरे के, अब हम किसी को एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, यानी कि जो सरकारें हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है कि वो लोग बाग क्या कर रहे हैं उसके बीच में जाके बोलेंगे तो ये नहीं खरीद सकता, तो ये नहीं बेच सकता। अपना जो आदमी अपना जितना एफर्ट लगाएगा वो उतना पैसा कमाएगा, उतनी प्रॉपर्टी बनाएगा, उतना अपना अमीर होता जाएगा, ठीक है। ये था यूएसए का मानना, इन सब देशों का मानना, और इसको बोलते थे हम कैपिटलिस्ट, ठीक है भैया, पूंजीवाद यानी कि हिंदी में पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट, ठीक है। और भाई उधर इन दोनों का यूएसएसआर का और चीन का मानना क्या था, ये मानते हैं इनके देश में आज भी यही चलता है, कम्युनलिज्म, ठीक है। कम्युनलिज्म के नाम से क्या समझ में आता है, ठीक है भैया, कम्युनलिज्म या फिर सोशलिज्म क्या होता है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि ऐसे किसी एक के हाथ में ज़्यादा पावर होना, इनइक्वालिटी होती है इससे देश में, ठीक है। देश दुनिया में इनइक्वालिटी का मतलब आज के ज़माने में भी देखोगे कि अंबानी के पास या बिल गेट्स के पास या फिर जेफ बेजोस के पास तो लाखों करोड़ों पता नहीं कितने हैं, बोल भी नहीं सकते, इतने उनके पास पैसे हैं, और किसी के पास सुबह से मतलब कि खाना नहीं खाया, शाम को भी खाना खाने के पैसे नहीं है, 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये भी नहीं कमा पा रहा कोई, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा, और लाखों करोड़ों तो डेली की उसकी इनकम बैठे आ रही है। तो ये कम्युनलिज्म का बोलना था कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इनका मानना था कि जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी बिजनेस होगा वो स्टेट देखेगा, स्टेट यानी कि देश देखेगा, ठीक है। देश अपने आप से इसको बनाएगा, जो भी हम प्रॉफिट आएगा लोगों में इक्वली बांट देंगे। इनका था ये आइडियोलॉजी, इनकी थी ये आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट वालों की, जो मैंने बताया पूंजी वालों की। अमीर कितना भी अमीर हो सकता है, लेकिन ये बोल रहे हैं अमीर कोई नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी कोई नहीं रख सकता अपनी, जो कमाएगा वो सब में इक्वली बटेगा, ठीक है। मुर्गा कटेगा सब में बटेगा वाला इनका था। बकरा कटेगा पता नहीं भाई, काटते नहीं किसी को, ठीक है। हमें वेजिटेरियन प्योर वाले, तो जो भी था ये बोलते हैं कि सब में बराबर बराबर हिस्सा है, जो जितना जिसको चाहिए उसको इतना दे देंगे। एक तो इनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, एक युद्ध खत्म होने के बाद दोनों में डोमिनेंस दिखाने का, दुनिया का शहंशाह मैं, दुनिया का शहंशाह मैं, इस चीज़ की इन दोनों में दिक्कत चल रही है, ठीक है भैया। एक कुत्ता पीछे से बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, इसके ऊपर कोल्ड वॉर चलानी पड़ेगी। चल भाई भौंक रहे थोड़ी देर, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ से आ गया भाई, इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक, ठीक है। इसके बारे में ही थोड़ा सा मैंने अभी आइडिया दे दिया है कि कैसे अलाइड के अंदर ही 2 आपस में गुट बनने लगे हैं, यूएसए और यूएसएसआर, और उधर की तरफ अब ये जो असली अभी तो सिर्फ टेंशन बनी हुई है, टेंशन बनी भी नहीं है, लेकिन अभी एक अंदरूनी रूप पे एक दूसरे को सब समझ रहे हैं कि मैं पावरफुल। लेकिन अब ये जो क्यूबन मिसाइल जो ये क्राइसिस होगा 1962 की बात है ये, ठीक है। असली जो अब चिंगारी लगेगी वो यहाँ से लगेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो युद्ध की एक कोल्ड वॉर की जो डिक्लेरेशन एक तरफ से यहाँ से हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई, ये क्या था, इसमें क्या ऐसा क्राइसिस आ गया मिसाइल का। देखो भाई पहले तो अमेरिका की तुम हरकत सुनो, ठीक है। अमेरिका ने क्या किया, दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ है, जापान दूसरी तरफ है, ठीक है। और 1945 अगस्त में अमेरिका ने 2 अपने बच्चे, एक लिटिल बॉय एक फैट मैन, दोनों अपने बच्चों को बोल दिया कि जापान में जाओ और तबाही मचा के आओ। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ परमाणु बम की। 2 उनके परमाणु बम नागासाकी और जो हिरोशिमा पर छोड़े गए थे उनका नाम था, एक का नाम लिटिल बॉय था, एक का नाम फैट मैन था। दोनों को छोड़ दिया गया जापान के ऊपर, और जापान में इतनी ज़्यादा तबाही मचाई जिसके बाद पूरी दुनिया एक तरफ से सहम गई। मतलब कि यूएसए ने ये दिखाने की कोशिश की कि सेकंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो ही गया है और सबसे ज़्यादा पावरफुल अब मैं निकल के आया हूँ, ठीक है। वैसे ही यूएसएसआर समझने लगा है कि भाई ये अपना कैपिटलिज्म अब पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश करेगा। हर किसी को एक मतलब कुछ पावर कुछ ही लोगों के हाथ में सारा पैसा चला जाएगा, और हम अपने देश में सोशलिज्म ला के रहेंगे, दुनिया में भी सोशलिज्म अच्छा है। तो यूएसएसआर को इस चीज़ की टेंशन हो गई, भाई ये अब बम छोड़ के कुछ परमाणु छोड़ के 2-4 हैं, ये अपने आप को शहंशाह मानने लगा, ऐसा नहीं चलेगा। और भाई एक देश है क्यूबा, ठीक है, ये मैं आपको मैप बना के बता दूंगा, ठीक है। मैं वर्ल्ड मैप में बता दूंगा कहाँ पे क्यूबा है, कहाँ पे क्या है, वरना मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा क्यूबा का देख लो कहाँ पे है, ठीक है। और ये क्यूबा कहाँ पे है, ये अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक लगता है, ठीक है। और इस देश में चलता है सोशलिज्म,
ठीक है। अब ये सोशलिज्म चलता है, यानी कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी वाला देश है। तो यूएसएसआर सोच रहा है कि भाई ये बिल्कुल अमेरिका के पास है और हो सकता है कि अमेरिका कल को इसमें अपनी कैपिटलिज्म यहाँ से शुरू कर दे, अपना थोपना शुरू कर दे। देखो भाई, अमेरिका का वर्ल्ड में जो भी कहीं पे भी कुछ बड़े डिसीजन या बड़ी कुछ हरकत होती है, उसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट आज भी होता है, कल भी होता था, खुलेआम होता है। ठीक है। अब मैं आगे आगे जब पढ़ेंगे हम बताऊंगा कि कैसे कैसे इंडिया के भी ज़्यादातर डिसीजन अमेरिका से या यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस होते हैं, दुनिया के ही होते हैं। ठीक है। तो भाई साहब, अब यूएसएसआर को डर है कि यूएसए जो है, क्यूबा जो देश है, क्यूबा नाम का जो देश है, उसमें सोशलिज्म को खत्म करके कैपिटलिज्म शुरू करने वाला है। अब ये क्या करेगा भाई, जो इनकी जो वो थी यूएसएसआर की जो उस टाइम पे जो हेड थी, स्टेट हेड थी, निकिता नाम था उनका। ठीक है भैया, निकिता इंडियन नाम है, ठीक है, लेकिन इंडियन थी नहीं। अब ये निकिता मैडम जो करेगी, निकिता मैडम बोलेगी कि भाई क्यूबा में अब ऐसे नहीं दे सकते कि भाई सोशलिज्म वाले देशों को अमेरिका खत्म करता चला जाएगा। तो भाई साहब, क्यूबा में अब ये मिसाइल लगाना शुरू कर देगी। हाँ भाई, बोलो, तुम भी बोलो। अब मोर की भी आवाज़ आ रही है। ठीक है भाई, कुत्ते मोर सारे इसी टाइम पे भौंक रहे हैं क्योंकि इस टाइम मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है भैया, बोल लो, कोई बात नहीं। तो हम कहाँ पे आ गए, क्यूबा में। अब निकिता मैडम बोल रही है कि क्यूबा में मिसाइल लगा दो भाई, और क्योंकि अमेरिका कल को क्यूबा को अपने अंडर ले आएगा, तो भाई ये बेचारा देश हल्का सा है, ये कैसे मतलब अमेरिका ऐसे डोमिनेंस बनाता आ जाएगा दुनिया में। ठीक है। तो ये नहीं चाहता कि दुनिया में ऐसी कोई डोमिनेंस यूएसए की बने। तो क्यूबा में मिसाइल जैसे ही लगती है, 1961 के आसपास की बातें हैं कि क्यूबा में जैसे ही मिसाइलें लगेगी वैसे ही यूएसए को लग जाएगा कि भाई ये तो बिल्कुल हमारे पास आ चुका है। जैसे मैंने दिखाया कि कॉन्टिनेंट बिल्कुल अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक लगता है ये क्यूबा। ठीक है। अब अमेरिका सोच रहा है भाई ये तो अब मेरे पास ही बम ला के इसने रख दिया, मिसाइल मेरे पास ही ला के रख दी, कल को ये मेरे ऊपर ही छोड़ देगा, कल को कुछ भी बात हुई, ठीक है, हम दोनों पावरफुल है, हल्की बहुत तू मैं हो गई, ये मेरे ऊपर बम छोड़ने शुरू कर देगा। तो वहीं से एक ये शुरुआत होती है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। तो उस टाइम पे जो जॉन एफ कैनेडी थे, जो यूएसए के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने सोचा कि सीधी सीधी लड़ाई का तो फायदा है नहीं, सीधी सीधी लड़ाई का फायदा ये नहीं है कि नुकसान इतना ज़्यादा हो जाएगा, शायद दुनिया ही तबाह हो जाए। तो हम उसने जो क्यूबा की तरफ जो इनकी शिप्स आ रही थी यूएसएसआर की, तो रोकना शुरू कर दिया है। देखो भाई, मैं पूरा का पूरा ऐसे स्टोरी में बता दूंगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, मजा आ जाएगा। उसके बाद एक बार बुक का बस देख लेना, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का कोई पूछेगा 10 का लिख के आओगे, ये मैं बता देता हूँ पहले। तो भाई क्यूबा में जो इनकी मिसाइल अब वो आ रही है, पनडुब्बियां या जो भी अपने जहाज भेज रहा है, इधर से भेज रहा है यूएसएसआर, तो अमेरिका उनको अब नहीं आने दे रहा। अमेरिका ने रास्ते में रोक लिया, भाई नहीं देख, अब ये तुम यहाँ पे आओगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, फिर हमें भी एक्शन लेना पड़ जाएगा, दुनिया में तबाही मच जाएगी। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अब यूएसएसआर क्या करे, अब यूएसएसआर को भाई अपने जो जहाज़ों को तो उल्टा ले जाना पड़ा, क्योंकि वो भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता दुनिया में, क्योंकि दोनों समझते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नुकसान जीत एक जाएगा लेकिन वो जीत का श्रेय नहीं ले पाएगा क्योंकि दुनिया बचेगी नहीं। तो दोनों समझते थे, तो यूएसएसआर ने अपने आप को वापस ले जाना शुरू कर दिया। तो वहीं से शुरू होता है पावर ब्लॉक्स, और वहीं से था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। पावर ब्लॉक्स दो कैसे हो गए, जो दुनिया है भाई, देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो पता होगा, नहीं पता तो फिर भी बता देते। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब अमेरिका पड़ता है इधर, ठीक है, रशिया पड़ता है इधर। अब ये क्या होगा, दुनिया को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। वेस्ट की तरफ डोमिनेंस जो है, अमेरिका वेस्ट में पूरे को अपने आप अपने अंडर ले लेगा। ठीक है, कि वेस्ट कि जितने भी छोटे मोटे देश है उनको बोल दिया जाएगा कि भाई वेस्ट में भाई यहाँ पे यूरोप भी आता है। ठीक है, यूरोप से ही असली जो है, यूरोप आधा बेचारा ईस्ट में भी है, आधा वेस्ट में भी है, तो यूरोप को ही ईस्ट की दोनों में आ जाएगा, दोनों ब्लॉक्स में यूरोप चला जाएगा। ठीक है, सारा का खेल यहीं से होगा। अब ये वेस्ट वाले को अपने जितने भी देश है, अमेरिका बोल रहा है कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा काम, तुम्हारा डेवलपमेंट कराना मेरा काम, और सब कुछ तुम्हारा फायदा कराऊंगा मैं। ठीक है, तुम दुनिया को बस ये दिखाओ कि तुम मेरे साथ खड़े हो, बाकी पीछे से तुम्हारा भाई देख लेगा। तो बाइडन के जो उस टाइम पे पूर्वज थे वो बिल्कुल जोश में थे, हाई जोश था उनका। ठीक है, तो वेस्ट को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। ऐसे ही इधर यूएसएसआर ईस्ट को अपने कंट्रोल में करने लग रहा है। इंडिया कहाँ पे आता है, इंडिया भी तो ईस्ट में आता है, इंडिया इस ईस्ट में ही आता है। साउथ ईस्ट में अगर पर्टिकुलरली बोला जाए तो साउथ ईस्ट में आएगा, वैसे ईस्ट में आता है अगर दुनिया को साउथ वेस्ट और ईस्ट में देखा जाए तो। लेकिन इंडिया का जो सीन है वो हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि इंडिया किसकी तरफ था। लेकिन जैसे यूएसएस, अब ये एक देश है, ठीक है, जर्मनी एक देश है, ठीक है, जर्मनी के अंदर, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। ठीक है, अब जो मेन सीन होगा वो बर्लिन से होगा। बर्लिन जो है, जर्मनी को आधे हिस्से में बांट दिया जाएगा, आधा वेस्ट की तरफ, आधा ईस्ट की तरफ। मतलब दुनिया को एक दीवार खींच दी गई बर्लिन के अंदर, एक शहर के अंदर, कि इससे इधर वेस्टर्न डोमिनेंस है, यूएसएसआर का चलेगा एक तरफ, और एक तरफ यूएसए का दबदबा चलेगा। उधर के देश जब बांट लेते हैं ना, टीम में खड़े हैं भाई, आधे तुम्हारी इससे उधर, सलमान खान बोलता है ना, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो बाकी मेरे पीछे आओ वाला इंडिया का सीन है, बाकी आधे इधर उधर चले गए हैं बर्लिन की दीवार के उधर से। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार का हमें समझ में आ गया। इसके ऊपर एक कहानी भी है, अपने इमरान खान आंटी जी के बारे में पता है? हाँ जी, आंटी जी, इमरान खान जी, अपनी जो पाकिस्तान वाली आंटी जी है, उन्होंने क्या किया है,
वो कुछ दिन पहले ऐसे मीडिया में कुछ बोल रहे थे, तो उसमें उनकी जब मतलब पता नहीं नॉलेज इतनी खतरनाक है उनकी या जो क्या है, वो बोल रहे हैं कि जापान में अगर बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो इंडिया और पाकिस्तान की दीवार भी टूट सकती है, आपस में जो एक दूसरे के लड़ाइयाँ जो होती रहती है, ये कहने का मतलब था। लेकिन जब ये बर्लिन है, ये बर्लिन जब आता ही उधर है, बर्लिन लेकिन भाई इमरान आंटी को कौन बताए, जब बर्लिन आता जर्मनी के अंदर है तो ये जापान की दीवार कैसे टूट गई, पता नहीं क्या क्या बोल गए। तो ऐसा ही मतलब ये बर्लिन की दीवार टूटने का मतलब है जब कोल्ड वॉर का एंड होगा ना, जब हम अभी क्लाइमैक्स पे गए नहीं है, अभी तो हम इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं, ठीक है। वीडियो का भी शुरुआत में हीरो विलन की एंट्री हो रही है, अभी तो दीवार टूटेगी लास्ट में, ठीक है। बर्लिन की दीवार के टूटने का इमरान खान का स्टेटमेंट मैंने बताया, ठीक है। कोई नहीं, करंट इशू भी हम लेके चलते हैं, अच्छा लगता है, मजा आता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो दुनिया को जो बर्लिन से बांट दिया है ईस्ट और वेस्ट में, यूएसएसआर यूएसए, ठीक है भाई। ईस्ट वेस्ट समझ में आ गया है, पावर ब्लॉक समझ में आ गया है, 2 पावर ब्लॉक्स हो चुके हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस समझ में आ गया है, कोल्ड वॉर क्या होता है। और आप मेरी खूबसूरती यहाँ पे देख सकते हो, राइटिंग की बिल्कुल बोर्ड को चमका दिया है, एक भी अक्षर मेरे को भी समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन